का बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में किसानों को साधने के प्रयास तेज कर दिए हैं। 25 नवंबर यानी कि आज ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर चुनावी अभियान को शुरू कर देंगे। कृषि कानून की वापसी के बाद यूपी में आधारशिला का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। इस क्षेत्र के अंदर किसानों का दबदबा है और यहां के किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर विरोध भी किया है। ऐसे में दूसरी ओर मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान गुर्जर समाज ने भी बीजेपी नाराजगी दिखाई। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट के जरिए पश्चिमी यूपी में विकास की रणनीति आगे ले जाने की राह देख रही बीजेपी के पास चुनौतियां कम नहीं है। बात अगर जेवर एयरपोर्ट की करें तो इसके लिए योगी सरकार ने 5,845 हेक्टेयर जमीन दे रखी है और इसे ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की ओर से करीब 29,560 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। स्विस एयरपोर्ट कंपनी ने नवंबर 2019 में बोली जीती थी। इसके बाद एक रियायती समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। जैसे में जुलाई में निर्माण के लिए मंजूरी देते हुए हवाई अड्डे की भूमि पट्टे पर 90 सालों के लिए हस्ताक्षर किए गए। यह यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसका संचालन 2024 से शुरू होने की संभावना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस हवाई अड्डे के पहले चरण में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की क्षमता होगी और इसे 36 महीनों में पूरा किया जाना है। इन सब के बीच माना जा रहा है कि पूर्वांचल के बाद अब बीजेपी चुनाव से पहले पश्चिमांचल पर जोर दे रही है। पश्चिमी यूपी में जेवर से उड़ान भरेगी बीजेपी की पार्टी और ऐसे में कृषि कानून के बाद अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए यहां पर पूरे समीकरणों को साधती हुई नजर आने वाली है बीजेपी। तो कृषि कानून के बाद अब वह पश्चिमांचल को साधने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकता है काम और यहां नाराजगी को हवा किया जाने के लिए यहां पर बहुत जरूरी है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इसका काम पूरा किया जाए। तो लगातार किसानों के जरिए गुर्जरों के जरिए इस क्षेत्र में बीजेपी को चुनौती मिल रही है और कृषि कानून के बाद अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है जो उन जख्मों को थोड़ा बहुत मरहम दे सकता है और बीजेपी के लिए चुनावी माइलेज मिल सकता है। तो ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के साथ यहां पर एयरपोर्ट की एक बड़ी सौगात मिलेगी। 2024 का उस समय होगा जब यहां से पहली बार कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और पश्चिमी यूपी में जेवर से उड़ान भरेगी। तो आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। आपको बता दें कि नाराज गुर्जरों से बीजेपी को चुनौती लगातार मिल रही है लेकिन उन सबको साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। आज एक संबोधन भी यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। कृषि कानून के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बनकर तैयार हो रहा है और ऐसे में पश्चिमी यूपी के नाराज लोगों को साधने की कोशिश इसी के जरिए की जाएगी। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास आज होगा और ऐसे में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की अगर बात की जाए तो बीजेपी को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसी के साथ पश्चिमी यूपी में जेवर से उड़ान भरेगी बीजेपी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को साधने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करना ये कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को साधने की कोशिश के बराबर देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर रहा है और हमेशा से इस बात का जिक्र किया जाता रहा कि इस एयरपोर्ट का सपना काफी समय से, दशकों से देखा जा रहा था। आगरा, मथुरा, वृंदावन बेहद करीब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा
क्योंकि ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को अब तक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आना पड़ता था, जहां से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है। वहां से सड़क मार्ग के जरिए निकलना पड़ता था आगरा या फिर मथुरा वृंदावन के लिए। अब ऐसे में इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद आधा रास्ता लगभग तय हो जाएगा और उसके बाद आगे का रास्ता जेवर से मथुरा वृंदावन या फिर आगरा का तय करेंगे। इसके अलावा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो ये एयरपोर्ट बड़े ही काम का साबित हो सकता है, क्योंकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के ही अगर आसपास के इलाकों में देखें तो गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट है, लेकिन वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ऐसे में ये एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा के अंदर जेवर क्षेत्र में, जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ सकेंगी। तो एक बड़े स्तर पर यहां पर मदद मिलती नजर आएगी। फिलहाल एक बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि यहां से फायदा होगा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फायदा होगा और पर्यटन की दृष्टि से भी एक बड़ा फायदा दिखाई देगा। तो जेवर एयरपोर्ट एमआरओ सेंटर 1200 हेक्टेयर की जमीन पर बनेगा। दूसरे फेज में यह साल 2032 तक पूरा होगा। लगभग अभी 2024 में फ्लाइट्स उड़ना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद अभी और काम जो बचेगा वो 2032 तक पूरा यहां पर किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के अगर बात करें तो जो जमीनें हैं अधिग्रहण की गई, आवंटित की गई, वो मई, जून और जुलाई में आवंटित कर दी गई थी। करीब 86,000 लोगों को रोजगार के अवसर बताए जा रहे हैं, यहां मिलने जा रहे हैं। ये पहले फेज की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 5 लाख तक लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा जब ये पूरी तरह से काम पूरा हो जाएगा। दूसरे फेज में ये साल 2032 तक पूरा होगा। तो 2 फेज में यहां का काम पूरा किया जाएगा। फर्स्ट फेज में अगर देखा जाए तो 2024 तक, उसके बाद 2032 तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं जेवर और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास आज करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ देखा जाए तो यहां पर गुर्जर समाज को भी संबोधित करते नजर आएंगे, उनको भी आज यहां पर साधने की कोशिश की जाएगी। तो आज जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास तो कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद जो साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है वो कितना आसान हो जाएगा, इसको समझना जरूरी है। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल जोड़ा है जिससे हम करेंगे डिस्कशन। आज कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश तिवारी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। आरएलडी से पक्ष रखने के लिए रोहित अग्रवाल हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे और उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं पांडे जी के साथ। कृष्ण मोहन पांडे, बीजेपी को किसानों से एक बड़ी चुनौती मिल रही थी। आपने तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए और उसके साथ आपने कानून वापस लेने के साथ ही साथ ये मान लिया कि आपके किसान आपके साथ आ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती बन गई थी कृषि बिल के बाद, अगर देखा जाए कृषि कानून को बनाने के बाद। लेकिन अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप दे रहे हैं, आपको लगता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर देने भर से जो वो क्षेत्र के किसान हैं या जो क्षेत्र के लोग हैं जो आपसे नाराज चल रहे हैं वो मान जाएंगे? बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यक्ति विशेष, क्षेत्र विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करती है जो व्यक्ति विशेष को खुश रखना हो। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश की जनता को प्रसन्न रखने के लिए, उसके खुशहाली के लिए कार्य करती है। रही बात पश्चिम यूपी की, तो किसान, हम भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं थे। वो भारतीय जनता किसान जो भी हैं वो हमारे भाई बहन हैं। उनको ये किसी कानून आए थे, इनसे कुछ परेशानी उनको हो सकती थी, परंतु हम ये कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किसानों के
खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए ये कानून लेके आए थे। परंतु कुछ किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृष्ण बोल मोहन भी पांडे दिए जी, कि हम कहावत समझा कही जाती है, आपने भी सुनी होगी कि अपनी आंखें बंद कर लेने से ऐसा नहीं होता कि दुनिया देखना बंद कर दे, बस हमें ये दिखाई देना बंद हो जाता है कि हम दुनिया को नहीं देख रहे। तो अगर आप ये कहें कि आपसे कोई नाराज नहीं था, अगर आप ये कहें कि जाति विशेष से क्षेत्र विशेष पर आपकी राजनीति नहीं होती, तो देखिए ये तो दुर्भाग्य है राजनीति का कि ऐसा हो नहीं सकता, ना आपकी पार्टी के साथ ना किसी और पार्टी के साथ। मैं किसी एक पार्टी पर पूरा इल्जाम नहीं दे रहा, अच्छा तो इस बात को तो कहिए मत। उज्ज्वला योजना अगर की शुरुआत की तो क्या उसमें जाति विशेष, धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष को देख के दिखा? क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो विद्युत ज्योति योजना शुरू की तो क्या उसमें हमने जाति विशेष, धर्म विशेष देख के किया? क्या सड़कें जो हम बनवा रहे हैं, एयरपोर्ट जो बन रहे, भारतीय जनता पार्टी समन्वय विकास की बात करती है और उसी पे कार्य करती है। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानियां झेलनी पड़ी, जैसे कि कृषि कानून को ठीक से हम समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से हम तो आपकी नाकामी है ना फिर ये तो। परंतु जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने कृषक भाई बहनों के लिए दी है, वो शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप सोच सकते हैं एक साल में 6,000 रुपया हर किसान के खाते में जा रहा है। ये पहली बार ये देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है कि किसी किसान को 6,000 रुपया महीने, 6,000 रुपया सालाना दिया जाए। ये भी इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार जा रहा है। ये भी इतिहास में पहली बार है कि यहां पर महंगाई चरम पर है। ये भी तो इतिहास, ये भी तो आपकी सरकार की अचीवमेंट से मैं कहूं ना। फिर अगर आप हर चीज को अचीवमेंट में गिन रहे हैं, दाम कम किए और फिर कम करना और कम होने जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सर मुझे 100 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा। अब आप कितना कम कर रहे हैं, कितना कम नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। 2010 में क्रूड ऑयल के अगर दाम देखे जाएं तो आज से बहुत ज्यादा थे, लेकिन तब तो कम थे। बीच बीच में आपने पिछले 10-12 सालों में एक्साइज ड्यूटी और तमाम टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि आज वो क्रूड के दाम कम भी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ज्यादा में पेट्रोल मिल रहा है। आप 5 रुपए घटाते हैं, 25 रुपए एक 6 महीने में बढ़ा देते हैं, तो वो तो फिर कम करना नहीं हुआ ना सर। मैं उसको तो कम नहीं मानूंगा। परंतु आप 100 रुपया नहीं मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। सर कितना मिल, क्या रेट है जरा उत्तर प्रदेश में ये भी बता दीजिए। 100 रुपए से कम कितना कम है? दूसरी बात, एक और बात, 60 रुपए दे रहे हैं क्या आप? 70 रुपए दे रहे हैं आप? एक पहलू 70 रुपया आप एक पहलू देख रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत सर। मैं इसके पहलू से बहुत आगे तक गिना सकता हूं। डीजल अगर महंगा होता है तो महंगाई चरम पर जाती है। बहुत छोटा सा इकोनॉमिक्स का रूल है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तरफ यदि आप पेट्रोल डीजल के दामों को देख रहे हैं, ये एक पहलू है कि बढ़ा हुआ है, परंतु उसके बीच में एक कोरोना काल आया। इस देश में फ्री वैक्सीन पूरे देश भर को लगाना, पूरे देश भर के लोगों को जितनी जन कोरोना से बचाइए, महंगाई से बाहर दीजिए, क्या जाता है? सुविधाओं से रुकी हुई जो भी सुविधाएं हैं उनको पूरे देश ठीक है, कोरोना से बचाइए, वैक्सीन लगाइए और उधर महंगाई से मार दीजिए। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो कोरोना से बचकर भुखमरी से आदमी मर जाएगा। चलिए मैं आता हूं पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। रोहित साहब हमारे साथ हैं। रोहित साहब, क्या किसान नाराज नहीं थे? कुछ किसानों को यहां पर मैं कोट कर रहा हूं इस बात को कि कुछ किसानों को पांडे जी के मुताबिक वो समझा नहीं पाए, वो नाराजगी थी कि उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया। बड़ा दुखद है कि कृष्ण मोहन पांडे जी का घमंड अभी भी कम नहीं हो रहा है जब इनको कृषि बिल वापस लेने पड़े हैं। किसान जब समझ गया कि उसको उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है तो किसान आंदोलन पे बैठ गया और ये कह रहे हैं कोरोना काल में हमने फ्री वैक्सीन दी। उसी कोरोना काल के अंदर इन कृषि बिलों को लेके आए ताकि किसानों को गुमराह किया जा सके और किसानों को उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा सके। ऐसी स्थिति में 1 साल तक 750 किसानों की शहादत के बाद अगर ये कृषि बिल वापस ले रहे हैं तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि क्या बरसा जब कृषि सुखानी। तो इस 750 किसानों की शहादत के ऊपर आपने अपनी जो मंशा थी उसको आपको पीछे रखना पड़ा और आपने जब देखा कि जनता आपको कहीं भी घुसने नहीं दे रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि ये जनता के बीच में आ नहीं पा रहे थे, किसानों के बीच में ये घुस नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में इनको मजबूरन किसान के बिल को वापस लेना पड़ा, वरना इन्होंने उद्योगपतियों के हाथ इनका सौदा कर दिया था। ये अभी कह रहे थे ये जातिगत राजनीति नहीं करते, क्षेत्रगत राजनीति नहीं करते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जातिगत प्रकोष्ठ होंगे। एक जाति के प्रकोष्ठ इन्होंने बना रखे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, जातिगत समागम करते हैं। ये कभी बनिया समागम करेंगे तो कभी पिछड़ा समागम करेंगे। इस तरीके के समागम करके देश को बांटने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम करते हैं। अभी कृष्ण मोहन पांडे जी ने याद दिलाया उज्ज्वला योजना के अंदर 93% सिलेंडर दोबारा भरा नहीं गए। ऐसा सिलेंडर देने से क्या फायदा, ऐसी योजना देने से क्या फायदा जिसमें जनता की रीढ़ टूट जाए और वो उसको भरवा भी ना पाए। आज स्थिति है जैसा अभी आपने भी कहा 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर था और आज स्थिति है कि 950 रुपए का सिलेंडर है। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति किस तरीके से, अगर उसके घर में 2 सिलेंडर महीने में लगते हैं तो आप बताइए कैसे वो भरवाएगा।
आज इन्होंने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे। यहाँ तो स्थिति ये हो गई, जो हवाई जहाज में उड़ता था वो भी हवाई चप्पल पहन के सड़क पे घूमने को मजबूर हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को कुचलने का काम किया है, उसको महंगाई से थोप दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम चरम पे हैं, बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो जेवर एयरपोर्ट अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर डेवलपमेंट प्रदेश का होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप वहीं पे किसानों को उनका मुआवजा नहीं दिया गया, उनसे जमीनें छीन ली गई, वो आंदोलित हैं वहां पे जेवर एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में। कई किसान हैं जो टेंट लगा के रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको जो मुआवजा देना था वो मुआवजा नहीं दिया गया और वहां पे आंदोलन चल रहा है। तो आप मतलब जनता को कुचल के, और अगर आप डेवलपमेंट का काम करते हैं तो मुझे लगता है ये बड़ा शर्मनाक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसानों, ठीक है, मैं एक एक कर पहले सबका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आपकी बात पर भी आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय भी जुड़ गए। डॉक्टर अभिषेक, आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले राजेश तिवारी काफी देर से वेटिंग में। राजेश जी, अब अगर इस बात को कहा जाए कि जिस तरह से कृष्ण मोहन पांडे ने कहा कि बीजेपी तो देखिए क्षेत्रीय और जातिगत आधार पर राजनीति करती नहीं है, सर्वांगीण विकास को लेकर आगे बढ़ती है। राजेश तिवारी की अगर मैं बात करूं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, वो क्या कांग्रेस की बात को इसी तरीके से रखना चाहेंगे? क्योंकि अगर मैं देखूं उत्तर प्रदेश के, ये दुर्भाग्य है कि प्रत्येक पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, प्रत्येक पार्टी जातिगत और क्षेत्रीय आधार पर समीकरण बनाकर राजनीति में ना उतरे तो फिर वो तो उसका तो जीतना मुश्किल है। आप अपने माइक को जरा अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। हाँ भाई जी बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये इनकी फाइलों में कुछ होता है, यथार्थ में कुछ होता है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब आदरणीय पांडे जी कह रहे थे कि भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती, क्षेत्र की राजनीति नहीं करती। मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र में भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका आधार ही जाति वैमनस्यता बढ़ाना है, जिसका आधार ही दो वर्गों को आपस में लड़ा के वोट लेना है। इनकी राजनीति में जो इनका केंद्र बिंदु होता है, वो केंद्र बिंदु होता है वोट। वोट चाहे किसानों को कुचल के आए, वोट चाहे 600 किसानों को शहीद करके आए। और किस मुंह से कह रहे थे पांडे जी कि किसान इनसे नाराज नहीं है, और फिर एक बात आप देखिए, कह रहे थे कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री, आपके कृषि मंत्री, आपकी कैबिनेट, आपकी जो पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, वो एक दर्जे के उनके पास दिमाग नहीं है तो किसानों को खुशहाली समझा सके। अरे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। जहां 600 किसानों की जान गई है, ये किसान कानून कोई किसानों के हित के लिए वापस नहीं लिए गए हैं। ये किसान कानून हिमाचल चुनाव में जब उपचुनाव हुआ, वहां पूरी तरह भाजपा हारी। ये हार के डर से योगी जी गए होंगे, अरे माता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसान कानून वापस कर लीजिए, नहीं तो जो हिमाचल में दुर्गति हुई है वही उत्तर प्रदेश में होने वाली है। इस देश का किसान पश्चिम का हो, पूरब का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, या पूरे देश का कहीं का भी किसान हो, इस देश का किसान अच्छी तरह से जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चंद उद्योगपतियों की पार्टी है। उद्योग देश में होने चाहिए, लेकिन किसान की आत्मा पे चिमनी नहीं जलनी चाहिए। भाजपा ने कुछ एक दो घरानों के हाथों किसानों की अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को, उनके मुनाफे को, उनकी आने वाली नस्लों को गिरवी रखने का प्रयास किया है। एक बात जान लीजिए, किसानों की आह से भारतीय जनता पार्टी भस्म हो जाएगी। पांडे जी, मैं आपके बात, आपको थोड़ा सा स्वाभिमान हो, थोड़ा आप भी कहीं न कहीं किसान परिवार से जुड़े होंगे। प्रधानमंत्री आज वैसे भी जा रहे हैं जेवर, वहां पर जाकर मैनेज कर लेंगे अपने संबोधन में। किसानों के लिए, तमाम पश्चिमांचल के लोगों के लिए ऐसी सौगातें हैं। वहां पर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे तो लगता है 2024 का चुनावों से पहली उड़ान भी वहां से उड़ जाएगी। मेरी बात, उत्तर प्रदेश से मैं हूं, मैं जानता हूं। आदम गोंडवी साहब बहुत अच्छे शायर थे यूपी के। उनका एक शेर था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे, सब बातें किताबी हैं। वहीं जेवर के पास एक रूरी गांव है, वहां से 700 मीटर दूर आप जाएंगे, वहां आज भी 100 किसान परिवार ऐसे हैं, 100 किसान परिवार ऐसे हैं जो आज तक टेंट के नीचे जी रहे हैं। सराय नखला गांव है, वहां कम से कम 50 परिवार ऐसे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी, आप जमीन पे आइए, आप कब तक यही तो दिक्कत है भाजपा के साथ। मतलब तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। मुसीबत यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, ये सिर्फ हवा में उड़ने वाले लोग हैं, लेकिन ये देश धरती का देश है, यहाँ माटी से जुड़े लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की झूठी बातों में कोई आने वाला नहीं। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सलाह भी देना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री तक हो सके पहुंचा दें उसे। भाजपा मुझे लगता नहीं प्रधानमंत्री से कोई डायरेक्ट बात करने की हैसियत रखता होगा। एक बात बता दें, जाके प्रधानमंत्री जी को सलाह दे दें, वहां जो आयोजन करता हूं, कि लगे हाथ अडानी जी को भी ले आते यहाँ, क्योंकि सबको पता है कि आज एयरपोर्ट बनेगा, 3 दिन बाद इससे भव्य आयोजन होगा। प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट की चाबी अडानी जी को देंगे, बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो आदरणीय पांडे जी, देश मैं आऊंगा पांडे जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से, जरा उनके पास भी चल लेते हैं, थोड़ा देर से जुड़े थे वो। राजेश जी मैं आऊंगा, मैं आपको फिर से मौका दूंगा बोलने का और सवाल जवाब करने का। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट के जरिए आप कोशिश बीजेपी की ये है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, आज प्रधानमंत्री जितना भी डैमेज हुआ है पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर उस सबको मैनेज करते हुए नजर आएंगे। आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आप समीकरण बनाकर बैठे हुए थे कि आप किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की नाराजगी को लेकर कहीं ना कहीं चुनावों में माइलेज लेंगे, वो माइलेज कहीं ना कहीं अब आपका समीकरण बिगड़ गया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, हम कोई माइलेज नहीं लेना चाहते थे। हम 12 महीने से पहले दिन से किसानों के साथ थे और आज भी किसानों के साथ थे। ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है कि इस हिटलरसाइड सरकार को, जो 12 महीने से उनके बारे में नहीं सुन रही थी, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, इतना लंबा कोई आंदोलन चला, आखिर सरकार को घुटने टेकने पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों के सामने माफी मांगनी पड़ी। लेकिन उन्होंने जो ये देर करी, उसमें हमारे 700 किसान भाई शहीद हो गए। उन शहीदों के परिवारों का क्या, जिसके घर में एक दिया बुझ जाता है, जो अन्न दे के जीवन दान देता है, उसका क्या, उसके बारे में ये सरकार क्या सोचती है? ये इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कि एन पेन किसी प्रकरण से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं। पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री जी फिर आएंगे, फिर कुछ एक लच्छेदार भाषण दे देंगे, कुछ नए जुमले छोड़ देंगे, और जनता बहुत समझदार है। आप बताएं, जो अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि 700 मीटर वहां पे आप देख लें, जो नोएडा की ये जो जमीन है जेवर एयरपोर्ट की, वो उस समय उसका जो रेट तय हुआ था 2300 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय हुआ था। अगर उस पर ब्याज ले ले तो वो 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गया। उसके हिसाब से भुगतान नहीं हुआ है। किसान तो जमीन देने को तैयार थे, वो तो विकास चाहते हैं, लेकिन ये किसानों की सुनते कभी नहीं सुनी साहब इन्होंने। अब इन्हें ये लगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, हमारा तो सुपड़ा साफ हो रहा है। इनके विधायकों को वहां से पीटा जा रहा था, सांसदों को घर में घुसने नहीं जा रहा था, तो ये जनता ने इनको आईना दिखाया। ठीक है, मैं आपकी इसी बात को लेकर जाता हूं क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसी जानकारी मिली थी, ऐसे एक कैजुअल बातचीत हो रही थी कृष्ण मोहन पांडे, किसी ने मुझे बताया कि देखिए अंदर खाने सर्वे किया गया और आरएसएस का सर्वे भी यह कह रहा था कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अंदर माइलेज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चुनावों में आप अच्छा परफॉर्म करें तो किसानों को मनाइए, नहीं तो आपके लिए एक बड़ा नुकसान होगा। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कदम उठाना पड़ा। जरा हकीकत बताइए कि क्या ऐसा भी था कि आप चुनावों के दौरान, क्योंकि देखिए चुनावों से 2 महीने पहले 3 महीने पहले हो रहा है, आप अगर ये कहें कि इसका चुनावों से लेना देना कोई नहीं है तो या आप कह सकते हैं, लेकिन हम में से कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तो बात क्या है असल में, ये भी तो क्लियर कीजिए। चलिए, आपकी बात को मैंने मान लिया, लेकिन यही कृषि कानून आने के बावजूद हम बिहार में चुनाव जीते, हम असम में चुनाव जीते, तो वहां पे मतलब कि सबसे ज्यादा विरोध आप हरियाणा, पंजाब और यूपी में था ना। अब कहां पर आप जीते वो छोड़िए, जहां पर विरोध है वहां की तो बात कीजिए ना। ये है कि भाई आप ये कृषि कानून आने से देश में हम चुनाव हार जाएंगे, ये कोई विषय नहीं है। हाँ, ये है बिल्कुल, यही विषय है, यही विषय। बिहार बॉर्डर पर अगर होता, बिहार बॉर्डर पर अगर होता तो वहां पर भी एसएस का असर होता। आप सोचिए, इतनी तो राजनीति की समझ सभी रखते हैं यहाँ पर। मेरी बात समझिए, कर दिया। आप सोचिए, ये कृषि कानून जो आए हैं, 3 कृषि कानून आए हैं, तो इसके खिलाफ जो है देश के चंद किसान जो है वो आंदोलन कर रहे थे। परंतु मैं आपको बता दूं कि इसी कृषि कानून से कृषि सुधार के लिए लगभग 70 वर्षों से, और यही बाबा टिकैत आंदोलन करते करते शहीद देहावसान हो गया उनका। क्या इसके बारे में चर्चा करेगा? पूछिए अभिषेक, पूछिए। इन्हीं कृषि कानूनों की मांग के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कृष्ण मोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 बड़े कृष्ण मोहन जी, कांग्रेस की सरकार, पहले मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? कृष्ण मोहन जी, आज हम सब वही किसी पहले मेरी बात सुनिए। आपके द्वारा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तो आज कृष्ण मोहन जी, आप तो थोड़ा सा, कृष्ण मोहन जी
दुराग्रह से बात न करिए। आपको जो किसानों ने अभी अच्छा लखीमपुर में लखीमपुर में आ रहा हूं अभिषेक आपके हत्या हुई, आप बता दें प्रधानमंत्री बड़े संवेदनशील हैं। लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई, गिरिराज मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल किसानों की हत्या कर दी। प्रधानमंत्री वहीं लखनऊ में अमृत महोत्सव बना रहे थे, 4 कदम की दूरी पे किसानों से मिलने नहीं जा सके। आप बता रहे किसान हितैषी है वो गृहराज मंत्री जो इसका बेटा एक्यूज्ड है, वो गृह मंत्री के साथ मंच शेयर कर रहा है। जब हमारी नेता प्रियंका गांधी किसानों से मिलने जाने लगी, चलिए पूरा शासन लग गया। अभिषेक के पास जा रहा हूँ, कृष्ण मोहन और राजेश, मैं जा रहा हूँ अभिषेक के पास। ठीक है कृष्ण मोहन जी, देश के अन्नदाता का अपमान किया है, देश के अन्नदाता का कत्ल किया है। 600 परिवार शहीद होने के बाद अगर आप किसान बिल वापस लेते हैं, वो भी इस डर से कि हम चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है। आप जाइए पश्चिम में, कृष्ण मोहन, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप पश्चिम में जाइए किसी एक गाँव में और किसान कानून के फायदे एक मंच चौपाल कर दीजिए। राजेश जी हकीकत तो ये है, देखिए आप देखिए किसान हितैषी की अगर बात चल रही है, अगर आप बीजेपी को कह रहे हैं किसान हितैषी नहीं है, तो मुझे तो फिर कोई भी पार्टी किसान हितैषी नजर नहीं आती, क्योंकि किसान हितैषी अगर होती तो किसानों के हक में अभी आप देखिए ना, बीते अभी आप 2 दशक 3 दशक उठा लीजिए, 2-3 दशक, बल्कि मैं तो पीछे भी चला जाऊं, लेकिन 2-3 दशक के अगर आपने आंकड़े देख लें, कितने किसान आत्महत्या करते रहे, कितने किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करते रहे, और ये चुनावी बातें बनकर रहते रहे सिर्फ और सिर्फ कि हम आएंगे कर्ज माफी करेंगे। तो यहाँ कोई भी पार्टी किसान हितैषी नहीं है। किसानों को सिर्फ एक मुद्दा समझा गया, प्रत्येक चुनाव में सिर्फ किसान एक मुद्दा बनकर रहा, किसी पार्टी में ज्यादा, किसी पार्टी की सरकार में कम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और किसान आंदोलन के दौरान प्रत्येक पार्टी ने माइलेज लेने के लिए किसानों को भड़काने की कोशिश की, किसानों को समझने नहीं दिया, किसानों के हकीकत समझने नहीं दी। मैं पूरी तरह किसान बिल को, किसान कानून को गलत भी नहीं कहूंगा, ठीक है किसान सहमत नहीं थे, वो अलग मुद्दा था, लेकिन बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे। अगर किसान इस बात पर अड़े रहे कि नहीं हमें तो सिर्फ कानून वापसी ही पसंद है, कानून में अगर एडमेंट में अगर वहां पर कानून में बदलाव होता है, अमेंडमेंट होता है, तो हमें वो बर्दाश्त नहीं, हमें वो स्वीकार नहीं, तो ये इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। मैं जा रहा हूं अभिषेक के पास, अभिषेक को सवाल करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद मैं राजेश जी आपके पास आऊंगा, राजेश जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। अभिषेक, मैं सवाल सीधे से इनसे पूछना चाहता था कृष्ण मोहन जी से। इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी लखनऊ से लेकर नोएडा तक और पूरे प्रदेश में, कि ये कहते थे इन्होंने किसान की आय दुगनी कर दी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को एमएसपी, अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा था, तो वो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों भेजना पड़ा? तो इनके चाल और चरित्र को इससे साफ दिखता है, ये सिर्फ झूठी झूठी होर्डिंग लगाते, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे के। और इनको सिर्फ चुनाव जीतना इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये देश के बारे में, किसानों के बारे में कुछ नहीं। 700 परिवार जो किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए क्या करने जा रहे हैं? अजय मिश्रा टेनी जी का बेटा जो क्या कहते हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, और माननीय गृह मंत्री जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करते हैं वो। तो इसके बारे में इनकी कहां गई नैतिकता? कहां गई है भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता? क्यों नहीं बर्खास्त किया जाता है अजय मिश्रा टेनी जी को, जो किसानों को धमकाते हैं? 26 सितंबर का वो वीडियो सबके पास है, हर न्यूज चैनल पे है, कि जब वो धमकाते हैं कि मेरा इतिहास जान लो, सुधार दूंगा, और 7 दिन बाद उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी आ गया कि फायरिंग उनके उससे हुई है। तो ये सरकार के कथनी और करनी में हमेशा अंतर है। ये कृष्ण के पास में जा रहा हूं, उसके बाद मैं राजेश और रोहित के पास जाऊंगा। महंगी बिजली उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है अभिषेक, आपका सवाल हो गया तो जवाब ले लेते हैं। खाद के दाम हो गए, डीएपी मिल नहीं रही है, आप बताएं किसान बेचारे कितने परेशान हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कृष्ण मोहन। अभी मेरे मित्र अभिषेक जी ने कहा कि एमएसपी पे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 56.12 लाख मीट्रिक टन पिछले गेहूं के समय में खरीदारी हुई है, जो पूरे देश भर में रिकॉर्ड है। और इनकी सरकार में बता दूं 21.23 लाख मीट्रिक टन, मतलब हमारे से आधा ये खरीदारी करते थे। और ये आपने पैदा किया था। दूसरी बात एमएसपी की बात हो रही है कृष्ण मोहन जी, समझो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनोगे? पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, सुन लो। पूरी बात, अनाज अन्न आपने नहीं पैदा किया, उस देश को एमएसपी लागू हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अगर उत्तर प्रदेश को देश मानते तो छठा से सिविल सोसाइटी के लोग, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री और शासन के लोग, आपने अन्न पैदा कर दिया, आप बनाएंगे और जो सारे लोग मिलकर कानून बनाएंगे, बारिश करा दोगे। अभी बोल चुके हैं।
और एक नहीं कई बार कृष्ण मोहन जी प्रैक्टिकल बात करो करने के बाद से अन्ना हम आपने नहीं पैदा किया, सारे लोगों को वो मेहनत का किसी किसान ने पैदा किया, देश के कैबिनेट को, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। आप भी माफी मांगो, हर न्यूज चैनल पे आप उससे डिबेट करते रहे हो, आगे गिनाते रहे हो, माफी मांगो, ठीक है, आप माफी मांगो। कृष्ण मोहन जी, बात चल रही थी एमएसपी पर, खरीद पर बात नहीं चल रही है। तैयार करके और जेल भेज दिया। एमएसपी पर अगर आपके पास जवाब हो तो दीजिए, वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास चला जाऊं, आपके पास जवाब नहीं है तो आप ना कर सकते। सरकार थी और मैं तो पूरा ऑप्शन दे रहा हूं कि आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, आप कह देंगे मैं जवाब नहीं देना चाहता। एफआईआर के लिए हम जवाब खुद समझ जाएंगे। जवाब ही नहीं इनके पास, क्या देंगे? नहीं, मैं तो ये ऑप्शन दे रहा हूं इस डिबेट के अंदर कि अगर सवाल पसंद ना आए तो आप कह दीजिए मैं जवाब देना नहीं चाहता, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं निरुत्तर हो गया, मैं निशब्द हो गया। जिस व्यक्ति को बचाते रहे हाईकोर्ट निरुत्तर के प्रधानमंत्री हैं, इनकी क्या बात है? वो व्यक्ति, ठीक है कृष्ण मोहन जी, वो व्यक्ति ठीक है, उम्र कैद की सजा होती है। चलिए थोड़ी देर, काफी देर से आप पर सवाल हो रहे थे और काफी देर से आप बोल भी रहे हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए। मैं तब तक रोहित और राजेश के पास होकर आता हूं, आराम से पानी पी लीजिए क्योंकि सवाल आपसे बहुत होंगे। रोहित साहब के पास जा रहा हूं। रोहित साहब, बात चल रही थी एमएसपी की। देखिए, किसानों के साथ आप पहले दिन से खड़ी रही, आरएलडी की पार्टी पहले दिन से खड़ी रही और हमेशा आप अगर देखें भारतीय किसान यूनियन, अगर मैं सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की बात कर लूं, भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी लोग दोनों हर जगह पर एक साथ नजर आए। मुझे ये बताइए, तीनों कृषि कानून वापस हो गए, हालांकि अमेंडमेंट हो सकते थे लेकिन ठीक है, आप लोगों की मांग थी वापस तो वापस हो गए। अब क्या समस्या है? एमएसपी पर धीरे धीरे बात हो सकती है, जो तमाम सड़कें आपने रो रखी हैं वो हटाई जा सकती हैं। फिर लोग इस पर अगर ये कहते हैं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ चुनावों की वजह से, अगर आप ये कहते हैं कि चुनावों की वजह से बीजेपी ने अपने तीनों किसान कानून वापस ले लिए, तो आपको भी तो ये कहते हैं ना कि तीनों ये जो आपने रास्ते बंद कर रखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपने चुनावों की वजह से बंद कर रखे हैं, जिससे कि माहौल बना रहे। और आप तो आप समाजवादी पार्टी के साथ भी जाने की बातचीत चल रही है, उस बात को भी आप ऐलान करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि हमारे आजाद भारत में आज तक जन सरोकार का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है जिसमें बड़े बड़े आंदोलन ना हुए हो, जनता ने मांग ना की हो, उसके बाद सरकारों ने जाग कर वहां पे जनता के लिए कुछ देने का काम किया हो। मुझे बता दीजिए कौन सा आंदोलन हुआ था कि हमको ये कृषि कानून दे दो? कोई आंदोलन नहीं हुआ। इन्होंने उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का काम किया किसानों को, और किसान समझ गए तुरंत कि ये कृषि कानून हमारे हित में नहीं, हमारे अगेंस्ट है। इस स्थिति में किसान को आंदोलन करना पड़ा। अब आप हमसे ये कहते हो कि साहब आप गाजियाबाद बॉर्डर पे क्यों बैठे हो? भैया, 1 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, उस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं जो हमने कभी मांगा नहीं था। हम तो आंदोलन कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो हमने तो जो भारतीय जनता पार्टी हमारा सौदा कर रही थी उद्योगपतियों के हाथ में, आंदोलन करके 750 शहादतें करवा के हमने वो कृषि कानून के बिलों को वापस करवाने का काम किया है। अब जब भैया हमने 1 साल तक आंदोलन कर लिया, अपना घर द्वार छोड़ के हमने ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ झेल लिया, 750 शहादतें झेल ली, अब ऐसी स्थिति में कम से कम कुछ दे भी तो दो। 1 साल से आंदोलन पे बैठे हैं, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी को गारंटी करने की हमारी मांग है, वो आप हमें दे दो। 1 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, हमने तो आंदोलन इस चीज के लिए किया था जो हमने कभी मांगा नहीं था। और लेकिन एमएसपी के गारंटी कानून पर जितने अब तक तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को मैंने सुना, सरकार के पक्ष को सुना, वो तो तैयार है, वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है एमएसपी के गारंटी कानून चाहिए, हम ला देंगे उसको। नहीं तो ले आए ना, फिर देरी किस बात की है? जब आप बिना मांगे कृषि कानून लेके आ सकते हो, तो जो हम मांग रहे हैं तब से वो ले आओ, आप ले आओ, हम घर चले जाएंगे। हम तो कोई और मांग नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं, देखिए आपने कहा था कि हम किसानों की आय को 1.5 गुना करेंगे, 2022 तक 2 गुना करेंगे। 1.5 महीने में 2022 आ रहा है, अभी तक 1.5 गुना नहीं हुई, तो आप ये बताइए 2 गुना कैसे होगी? अब अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे धान को सिर्फ एमएसपी पे बेचने के लिए गारंटी दे दो कि उसके नीचे अगर कोई खरीदता हुआ पाया जाता है उसको जेल बेचेंगे, हमारी गेहूं को एमएसपी पे खरीदने के लिए गारंटी दे दो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम कोई मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस तो नहीं मांग रहे हैं ना। हम धरती का सीना फाड़ के हम वैसे कृष्ण मोहन साहब, इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है, जो एमएसपी आप तय करते हैं वो तो बस इतना कह रहे हैं कि आप एमएसपी की गारंटी का कानून बना दीजिए, अगर एमएसपी से नीचे कोई लेने की कोशिश करेगा तो उससे सजा होगी, कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। तो इस गारंटी कानून को देने में समस्या क्या है? इस पर उतना ही जल्दी कानून बन सकता है। शीतकालीन सत्र आ रहा था, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, कर दिया जाता है इसको भी। जी बिल्कुल। आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी बार बार इस बात को, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी बार बार ये रहा है कि किसान हमारे भाई बहन है, वो हमारे अपने हैं,
उनका यदि उनकी ये मांग है कि आपके एमएसपी कृषि पे यदि मंत्री कानून का और बने, भारतीय जनता पार्टी के एमएसपी लोगों पे का कानून पक्ष बने, ये तो रहा इसके लिए है आदरणीय कि प्रधानमंत्री जी किसान कह चुके हैं खालिस्तानी कि किसी है, पार्टी के लोग, किसान आतंकवादी है, अर्थशास्त्र, किसी टुकड़े-टुकड़े अर्थशास्त्री, गएंगे, किसी वैज्ञानिक पाकिस्तानी और है। सारे लोग मिलकर, नहीं और नहीं, हम आप बैठेंगे, आपका जो कमेटी पक्ष रहा है बनेगी और किसानों के उसमें प्रति एमएसपी पे वो कानून ये रहा है बनाएंगे। कि ये तो जो कानून मवाली सड़क पे है, नहीं बनते, उनका संसद में बनते निरंतर हैं, अपमान इस बात करने को का देश को आपका आदरणीय पक्ष रहा है। देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आने वाले पाकिस्तानी है, शर्म करो, इनको एक साल बाद विदेशों से कृषि फंडिंग कानून हो ठीक है, अब रही जरा है। सुन भी तो लेते हैं, अब वो उसके बोल बाद रहे हैं ना, यहाँ उसको बैठ के उस डिबेट बात कर को रहे तो सुन ले पहले। एमएसपी पे क्या कह रहे हैं मोहन जी, बोलिए। ये बोलेंगे नहीं एमएसपी पे, ये तो गोल गोल जलेबी बनाएंगे यहाँ पे। सड़क पे बनते तो है नहीं, संसद सत्र आने वाला है। आदरणीय जो मांगा नहीं था वो तो स्पष्ट कह संसद चुके में हैं बन जाता है कि बिना आने मांगे। वाले समय में कोरोना काल सिविल के अंदर वो सोसाइटी के लोग, संसद के अंदर बन जाता है, किसी जिसके वैज्ञानिक लिए और किसान सभी अपने नेता हक के लिए देश लड़ के रहा है, उस बौद्धिक मांग रहा वर्गों को है, लेके उसके हम लिए आपको समय बैठेंगे, चाहिए। अरे कुछ कमेटी तो शर्म बनाएंगे। करो अब कि बिल्कुल सुनेंगे शर्म नहीं। बेच खाए हो। अभी तक तो ये भाई साहब कह रहे थे कि देश में आज तक कोई किसान आंदोलन ही नहीं हुआ है। अभी अरे आपने हमने सुना कहा इनसे? ये इन्होंने कहा कि देखिए, ये देश उनकी में स्थिति है। एक कोई भी घंटे किसी- चलिए राजेश साहब के पास चलता हूं मैं, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश साहब को सुन ले रहे हैं, उसके बाद कृष्ण मोहन जी मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि राजेश साहब के भी सवाल आप ही से होंगे। मैं आ रहा हूँ राजेश आप जी। किसान आंदोलन नहीं कर रहे, देश में किसान आंदोलन नहीं हो रहा था इसी कानून को मांग के लिए, देखिए, किसी सुधारों के लिए मांग नहीं हो रही। कुछ तो शर्म करो, झूठ बोलने से पहले। अरे भैया आर्काइव में रहता है, आर्काइव में रहता है पूरा डिबेट दोबारा। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे, ठीक है कृष्ण मोहन जी, अब सुनिए, अब राजेश जी की बात सुनिए। कांग्रेस के आपके सवाल जो हैं वो भी सुन लीजिए, कांग्रेस भी आपसे सवाल करेगी। ठीक है, वह बड़ा बड़ा क्लियर स्टैंड है पांडे जी। थोड़ा सा आप अगर मन में थोड़ी शर्मिंदगी हो, थोड़ी हो, किसानों के लिए थोड़ी सहानुभूति अगर लेके हो, और कुर्सी पे बैठने के लिए इनको कोई शर्म नहीं है। कुर्सी पे बैठने के लिए किसानों को चलने का काम तो ये करेंगे। कह रहे हैं किसानों को आतंकवादी कहने का काम किसानों करेंगे, के पाकिस्तानी कहने का काम करेंगे, किसानों को बदनाम करने का काम करेंगे, कोई कानून नहीं लाया। वाटर किसानों को कुचलने का काम करेंगे, इनको कहाँ शर्म है? हरियाणा का वो किसान जिसका सर फटा था, आज भी उसकी फोटो कहीं न कहीं मीडिया पे आपको मिल जाएगी। जब इनको कील बैरिकेडिंग लगानी चाहिए थी कश्मीर में कि आतंकवादी अंदर ना पाए, तब तो पुलवामा हमला हो गया। किसानों की हितैषी इनके लोगों ने किसानों को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। इनके गृह मंत्री का बेटा किसानों को कुचल के मार डालता है। आप किसान हितैषी बन गए, आपको शर्म आनी चाहिए। और रही जहां तक बात किसानों की आग के दर्द की, हाँ एक बात जरूर हुई है, किसानों की आय तो नहीं दुगनी हुई, लेकिन किसानों की हजार गुनी बढ़ गई है, हजार गुनी आय बढ़ गई है। और यही किसानों की आपको भारतीय जनता पार्टी भाजपा के घमंड को एक बार जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी का नेतृत्व है। अब किसानों के ऊपर कोई अत्याचार, आपकी तानाशाही सरकार हो, चाहे आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, आपकी पॉलिसीज हो, किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं। लखीमपुर की घटना में जिस तरह आप लोगों ने स्टैंड लिया है, प्रधानमंत्री जी लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाते हैं। किसका अमृत महोत्सव? किस चीज के यशस्वी प्रधानमंत्री जो किसानों की हत्या का यश लेना चाहते हैं? 600 किसान शहीद हुए, उनकी हत्या का यश लेना चाहते हैं। किसान बेघर हुए, उसका यश लेना चाहते हैं कि गृह मंत्री का बेटा किसानों को कुचल के मार डालता है। क्या प्रधानमंत्री जी उसका यश लेना चाहते हैं? आप मुझे पांडे जी बताइए, इन हत्याओं का यश भी प्रधानमंत्री को दीजिए, किसानों की आह का यश जो है प्रधानमंत्री को, किसी का यश लेंगे आप? आपको अगर यश जाता है तो यश इसका जाता है कि आपने किसानों की निर्मम हत्या की, उनकी राह में कील बिछाई, उनको वाटर कैनन से मारा, आपने लाठियों से सैकड़ों किसानों की, मुझे याद है, मेरे आंखों में अपनी तस्वीर है, लाठियों से आपकी पुलिस ने उनको बर्बरता से पीटा। आप यश लेना चाहते हैं, आय दोगुना नहीं कर रहे, आप इस देश के किसानों की आह दोगुनी कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, ये माटी का बारूद है, किसानों की खेत की माटी जब बारूद विद्रोह की बारूद में सुलगती है तो आप जैसे तानाशाहों का नाश हो जाता है। समय है, आप भी समझिए, प्रधानमंत्री को समझाइए, ये किसान बिल कोई किसानों के हित में वापस नहीं हुए हैं। हिमाचल की हार, इनके इंटेलिजेंस जो पुट्स आए हैं, आज जैसे किसी भी बहाने हुआ, आपके मन का काम तो हुआ, किसानों के हित का, आपके मुताबिक किसानों के हित का काम तो हुआ ना, किसी भी बहाने से हुआ, चलिए बेहतर हुआ ना, इस बात का तो स्वागत कर लीजिए कम से कम। भारतीय जनता पार्टी के किसी बहाने ही सही, अच्छा कर्म तो हुआ आपके मुताबिक, चलिए इतना ही खुश हो जाइए। कृष्ण मोहन साहब क्या कह रहे हैं? जो जनता के हित में है वो काम जरूर होना चाहिए देश के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास लास्ट में ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए मैं सबकी बात सुनना चाहता हूं। हंगामे से बेहतर है कि यहाँ सबकी बात को सुन लिया जाए। कृष्ण मोहन पांडे, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने किसानों को खालिस्तानी कहा,
अभी मैं तो इनको आपकी चैलेंज- नेता, आपकी मैं- मंत्री मीनाक्षी लेखी मैं ने कहा, चैलेंज देता हूं। मीनाक्षी लेखी ने कहा, आपके मंत्री ने क्या गलत करते हैं आप? क्या गलत करेंगे आप? पूरी बात तो सुन लीजिए ना पहले। अरे ठीक है, सुन तो लीजिए ना पहले, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए। कृष्ण मोहन पांडे बोलिए। दूसरी बात, किसानों का उन्होंने कहा निरंतर कि- अपमान किया, किसानों को मवाली का इतनी बड़ी बड़ी आप- कीलें आप बिठाई बोल रहे गई, हो, कीलें, इतनी बड़ी बड़ी कीलें, किसान दिल्ली में न जाने पाए, और जहां कीलें बिछानी चाहिए थी कश्मीर में, वहां आतंकवादी आके हमला करके बिल्कुल चले जाते हैं। पांडे जी, आपको किसान आतंकवादी है क्या? बोलना चाहिए। आप बैरिकेडिंग आपको बिठाएंगे उनके शर्म लिए, से डूब मरना ठीक चाहिए। जाएंगे। अच्छा राजेश साहब, एक बात बताइए, आप किलों का जिक्र कर रहे हैं। 26 जनवरी को आईटीओ पर जो ट्रैक्टर उड़ रहे थे, लाल किले पर झंडा तिरंगे को उतार दिया गया था, उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है ना फिर आपका? कि उस तस्वीर को देखने के बाद ही कीलें लगाई गई थी, तो उतना भी गलत नहीं है वो, उतना भी गलत नहीं है। जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद वो उतना गलत भी नहीं था। दिल्ली अजय मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त मेरे करें? सामने मेरे आंखों की तस्वीर है अजय वो, मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त करें? जब वहां पर ट्रैक्टर से ट्रैक्टर लड़ रहे थे, तो वो तस्वीरें में बुलाने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक मिनट का समय बचा है, बस मेरे पास 1 मिनट का समय। अभिषेक के पास जा रहा हूँ, काफी देर से मैं उनके पास गया नहीं हूँ। डॉक्टर अभिषेक, ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है, नहीं चलेगी पांडे जी। राजेश भाई सुनिए, राजेश भाई ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया हुआ है। राजेश भाई पूरा बोलने का मौका दिया हुआ है, अब अभिषेक के पास जाने दीजिए, आखिरी 1 मिनट मेरे पास है। आप पूछ रहे थे ना जी। बोलना क्या, झूठ तो बोलना है पांडे इनको। जी, इनका क्या है, इनको तो झूठ ही बोलना है। सुनो, ये बच्चे नहीं, पिछले 5 सालों से देश झूठ के बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने संसद में बयान दिया था, अगर आपको बयान याद ना हो, कांग्रेस ने किसानों की मोहन जी मूलभूत सुनोगे? समस्याओं का समाधान किया है। आप चैलेंज करता हूं, आप किसी को आप ऐसे दोनों- काम- अरे राजेश जी और कृष्ण मोहन पांडे जी, आप दोनों सुन तो लीजिए ना, अभिषेक को भी तो बोलने का मौका दीजिए। गृह राज्य मंत्री का बेटा हत्यारा है, आपके गृह राज्य मंत्री भी उसमें शामिल है। तो गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन आप प्रधानमंत्री माफी मांगिए उन किसानों से जिनको आपको टायर शर्म पहना नहीं के आती? आपने जला आप दिया किसानों की था। अभिषेक, आप अपनी बात बोलिए, मेरे पास सारा किया गया और हुआ क्या, उनको आप कैबिनेट आपको में शर्म जगह आनी दिए, चाहिए। उनके साथ चलवैया करते रहे, आप गृह राज्य मंत्री को कब बर्खास्त कर रहे हैं? कैबिनेट में जगह आपको दिए, शर्म नहीं आती? किसानों के साथ आपके खून 70 किसानों का साल तक हाथ से रंगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसानों हाथ के MSP को किसानों छोड़ के दीजिए, खून से रंगे हैं। कौड़ी आप किस मुंह से के बात दाम करते देते किसानी थे, कृषि होने उनके की? अनाज खरीदते 600 रहे। किसान आपके भारत नेता- में मर गए, आपके आपके कान में नेता- जूं तो नहीं आपके लगी। नेता की किसान मंडी चुनाव के डर से बौखलाए हैं। योगी जी भी वहां, मोदी जी भी। समस्या है इस देश से। ये चुनाव के डर से किसान बिल अभी ये वापस देश होंगे कि नहीं होंगे? भारतीय- आपके नेताओं ने आपको- कहना शुरू कर दिया, आपकी- अरे हम इससे भी बड़ा बिल लाएंगे। ये बता रही चुनाव है का मामला कि थोड़ा सा देश ढीले से पड़ गए हैं। कांग्रेस पुण्यता पे किसान चली ढीले गई नहीं है पड़े हैं और पांडे जी, आएगी समाज का- किसान नहीं ढीले पड़े हैं। किसान हमारे अपनी भाई मांग बहन हैं, मनवाना जानते किसान हैं। हमारे भाई बहन हैं, आपके नेता और भी किसान सच्चिदानंद हमारे साक्षी अपने ने हैं, कहा उनसे बिल हम से बातें मजबूत आएगा। रखेंगे। अरे तब आते तब कहा थे जब किसानों को मवाली चलिए करते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित, राजेश और कृष्ण मोहन पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अब जेवर एयरपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री आज साधने की कोशिश करेंगे पश्चिमांचल को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कुर्सी के रास्ते तक पहुंचना है, कुर्सी तक पहुंचना है, तो पश्चिम को साधना जरूरी होगा। और पश्चिम में वैसे भी किसानों के जो मिजाज हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं। तो ऐसे में सरकार चाहेगी, प्रधानमंत्री चाहेंगे, मुख्यमंत्री चाहेंगे कि विकास की इबारत के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो पूर्वांचल से सद गया, अब जेवर एयरपोर्ट के जरिए पश्चिमांचल को साध लिया जाए। देखना होगा कि आज की तस्वीरें क्या रहेंगी, प्रधानमंत्री क्या कहते नजर आएंगे। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर। मुझे फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।